गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम लोग दूसरा लेक्चर लेकर हाजिर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कि भौतिकी क्या होता है, उसका डिफिनेशन पढ़े थे और उसका अध्ययन के बारे में पढ़े थे कि दो भागों में उसको बांटे थे, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। उसमें हम लोग डिटेल पढ़े थे कि एक में छोटे से छोटे कणों का अध्ययन होता है और एक में बड़े से बड़े कणों का अध्ययन होता है। और कल कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम लोग दूसरे जो लेक्चर लेकर हाजिर हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मापन और मात्रक। मापन और मात्रक भौतिकी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि मापन और मात्रक। भौतिक शुरू ही होता है मापन से। किसी भी वस्तु को मापेंगे कैसे, उसका मात्रक क्या होगा। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसका बेसिक है फिजिक्स का, भौतिकी का, मापन एवं मात्रक। जब तक हम लोग किसी वस्तु को मापेंगे ही नहीं तो उसको व्यक्त कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है मापन एवं मात्रक। तो मापन एवं मात्रक में हम लोग आज पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का ये पहला टॉपिक ही है, उसी का कुछ अंश है मापन एवं मात्रक। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले किसी वस्तु को मापेंगे कैसे। जब मापेंगे ही नहीं तो हम बोलेंगे कैसे कि हमें कुछ वस्तु चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, इसके लिए मापना जरूरी है। थोड़ा माइक खराब हो गया था, चेक करना था। हाँ, तो क्या बता रहे थे मापन एवं मात्रक में कि किसी वस्तु को जब तक हम मापेंगे नहीं तो उसको बताएंगे कैसे, व्यक्त कैसे करेंगे, हमको कितना मात्रा में चाहिए। तो भौतिकी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मापेंगे किसे। जब तक वस्तु को मापेंगे नहीं तब तक उसको हम लोग व्यक्त करेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। तो मापना बहुत ज़रूरी है। तो मापने के लिए मात्रक की भी आवश्यकता है। तो देखते हैं कि एक वैज्ञानिक हुआ करता था जिसका नाम है लॉर्ड केल्विन। उसने कहा था कि मैं अहुधा कहता हूँ कि, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो बोल रहे हो उसे आप माप सकते हो। आप जो बोल रहे हो उसे आप माप सकते हो और इसे संख्या में व्यक्त कर सकते हो। इसका अर्थ होता है कि आप उस भौतिक राशि के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन परंतु अगर आप उसको संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हो, इसका मतलब यह होगा कि आपका ज्ञान जो है उस राशि के बारे में, उस पदार्थ के बारे में अधूरा और असंतुष्ट है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मापन और कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। मतलब आप जो भी बोल सकते हैं, दुनिया में जो बोल सकते हैं आप उसको माप सकते हैं और संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप उसको जानते ही नहीं, उस भौतिक राशि को नहीं जानते हैं, असंतुष्ट है, आपका ज्ञान अधूरा है उसको लेकर। तो ये स्टेटमेंट है लॉर्ड केल्विन का। क्या स्टेटमेंट है कि मैं अहुधा कहता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं हो उसे आप माप सकते हैं और इसे संख्या में व्यक्त कर सकते हो, अर्थात आप उसके बारे में कुछ जानते हो। परंतु यदि आप इसे संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान जो है इस विषय में अधूरा है और असंतुष्ट है। ये लॉर्ड केल्विन का कहना है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, मात्रक एवं मापन के बारे में, कि किसी वस्तु को कैसे मापेंगे और मापने के लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमको मात्रक चाहिए। सबसे पहले किसी भी वस्तु को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे हम लंबाई को मापेंगे तो सेंटीमीटर, मीटर, तो उसी को मात्रक कहते हैं। तो सेंटीमीटर, मीटर जो है वो मात्रक है। जैसे हम दुकान जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं, आलू वगैरह, तो भी हम लोग केजी लगाते हैं, किलोग्राम लगाते हैं, तो उसी को मात्रक कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। तो ये मात्रक क्या होता है। तो मात्रक क्या होता है बाबू, कि मात्रक जो एक मतलब यथार्थ मात्रा है, एक फिक्स्ड मात्रा है। उस मात्रा से हम लोग तुलना करते हुए किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं। वो फिक्स है, यथार्थ है, और उसी से बार बार हम लोग तुलना करके किसी भी वस्तु को मापते हैं। उसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहिएगा तो आप लिखिएगा मात्रक में कि मात्रक वह यथार्थ मात्रा है, मात्रक वह यथार्थ मात्रा है जिससे तुलना करते हुए किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है। मतलब वो फिक्स रहेगा और उसी से हम लोग तुलना करके अन्य उस भौतिक राशि को, जैसे हम लोग
द्रव्यमान को मापेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अब मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेंगे। क्या क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बार के लिए मान लीजिए हम लोग द्रव्यमान को माप रहे हैं। द्रव्यमान, मास को माप रहे हैं। तो मास को जब हम दुकान जाते हैं, बोले अभी हम सामान्य एग्जाम्पल लेते हैं, आलू लेने जाते हैं तो हम लोग बोलते 3 किलो आलू दीजिए भाई। इस 3 किलो को देखिए 3 kg, इसी में सारे बात छुपा है कि मापन के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होंगे। मापन के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक आपका ये और एक आपका ये। अगर आप दुकान जाकर सिर्फ बोलेंगे 3 आलू दीजिए, सपोज दैट आलू को ही एग्जाम्पल में लेते हैं, तो कितना दे देगा? गिन के 3 दे देगा? कैसे दे देगा? नहीं काम चलेगा। सिर्फ एक से तो काम नहीं चलेगा, साथ में साथ आपको ये भी बोलना पड़ेगा 3 kg आलू दीजिए या 3 किलोग्राम आलू दीजिए। अर्थात किसी भी वस्तु को मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है बाबू, एक मात्रक और एक आंकिक मान। आंकिक मान या संख्या कह लीजिए, और एक आंकिक मान की आवश्यकता पड़ते हैं। एक मात्रक की आवश्यकता पड़ते हैं और आंकिक मान की। अगर कोई भी आपसे पूछे जाए कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आप कहिएगा कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है मात्रक और दूसरा होता है आंकिक मान। पहला होता है मात्रक और दूसरा होता है आंकिक मान। और ये जो है किलोग्राम जो है फिक्स्ड है कि नहीं? ये किलोग्राम फिक्स्ड है। इसी में हम लोग गुना भाग करके तुलना करते हैं और उसका द्रव्यमान को मापते हैं। जैसे अगर इसका 3-4 जैसे 1 kg लेते हैं, अभी बताएंगे kg क्या है, 1 kg किसको कहते हैं। इसका जब परिभाषा करेंगे, हम लोग यूनिट में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में डिटेल चर्चा किया जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं ये kg अभी के लिए 1 kg। और किसी चीज़ को हम लोग तोला वगैरह में रखे और इसका 3 टाइम आया तो हम लोग 3 kg बोलेंगे। इसका हाफ टाइम आया तो हाफ kg बोलते हैं। तो कुल मिला के वही हम लोग मात्रक का डिफिनेशन लिखेंगे कि मात्रक एक यथार्थ मात्रा है जो फिक्स्ड है, और उसी का बार बार हम लोग तुलना करके किसी भौतिक राशि को मापते हैं। जैसे अभी बताएं कि बार बार इसी का तुलना हो रहा है कि इसका कितना टाइम है, इसका कितना गुना है, डबल है, ट्रिपल है, 4 गुना है, हाफ टाइम है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग इसी से तुलना करते हुए किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं। तो मात्रक भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग पद्धतियाँ होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो अभी देखते हैं कि अगर हम लोग दो मात्रक तो लिए, अभी हम लोग 2 प्रकार के मात्रक लेते हैं और इससे आपका क्या निष्कर्ष निकलते हैं। इसको ठीक है अभी इतने जगह में हो जाएगा। हम लोग चलिए हम मान लेते हैं कि कुछ पल के लिए कि कोई भी भौतिक राशि जो होगा आपका, जैसे अभी बताएं, कोई भी भौतिक राशि जो हो जाएगा बाबा, उसका जो होगा, ध्यान से देखना, उसका क्या हो जाएगा कि आंकिक मान पहले जैसे अभी लिखे थे हम लोग 3 kg। ध्यान से देखिए, ये आंकिक मान, ये इसका मात्रक, अर्थात आपका होगा आंकिक मान गुना मात्रक, उस वस्तु का मात्रक। तो ये हो जाएगा आपका किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला, कि आंकिक मान होगा और उसके साथ साथ उसका एक स्टैंडर्ड मात्रक होगा। कुल मिलाकर अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये आपका भौतिक राशि x है, अभी कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि भौतिक राशि क्या है, x है, और इसका आंकिक मान n है और इसका मात्रक म्यू है कि नहीं? इसको म्यू यू कुछ भी कह लीजिए। तो आपका ये हो गया। अब क्या करते हैं कि माना कि 2 मात्रक है, 2 पद्धति में, है कि नहीं? 2 पद्धति में हम लोग मात्रक को मानते हैं।
अलग अलग हम लोग दो मात्रक ले लेते हैं। एक हम लोग मात्रक ले लेते हैं u1 और u2, और इसमें इसका आंकिक मान हो जाएगा n1 और इसमें हो जाएगा n2। हम लोग दो ले लेते हैं और दोनों में देखते हैं कि पहले कंडीशन में हम लोग ले लेते हैं कि x बराबर, एक ही भौतिक राशि एक ही है, फिक्स है, हम लोग x है, कोई भी है वो x है, इसमें चेंज नहीं करेंगे, खाली अलग अलग मात्रक में। भाई जैसे हम लोग जाते हैं कम सामान लेते हो तो ग्राम में बोलते हैं, ज़्यादा सामान लेते हैं तो केजी में बोलते हैं, है कि नहीं। तो वही उसी प्रकार हम लोग दो अलग अलग मात्रक हैं, दो अलग अलग यूनिट है इसका, n1 और n2 द्रव्यमान में। ध्यान से देखिए n1 n2 जो है मात्रक u1 में आपका आंकिक मान n1 है और मात्रक u2 में आपका आंकिक मान n2 है। तो पहले कंडीशन में जब हम लोग पहला कंडीशन में केस जब आपका मात्रक u1 में ये मात्रक है आपका और ये आपका आंकिक मान है n1 के लिए, तो इस स्थिति में जब आपका भौतिक राशि को डिनोट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंकिक मान, दैट मीन्स n1 और आपका मात्रक μ1। ये आपका इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये आपका इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और हम लोग दूसरा केस में जिसमें हम लोग लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम लोग लिए है μ2 मात्रक है कि नहीं, और उसका जो आंकिक मान है वो है n2। तो इस कंडीशन में जो भौतिक राशि हो जाएगा आपका वो हो जाएगा n2 इंटू μ2, इक्वेशन 1। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो क्या मिलता है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। इक्वेशन समीकरण 1, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक निष्कर्ष निकलेगा इससे कि हम लोग देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेते हैं तो ये तो भौतिक राशि सेम है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग यूनिट में। तो इसके लिए जो दोनों हो गए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स आपका जो होगा n1 μ1 इक्वल टू n2 μ2 इक्वल टू n2 μ2। तो इससे क्या पता चलता है कि देखिए ये दोनों के दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू ही होगा, जाहिर सी बात है, ये वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। यानी कि ये जो हो जाएगा, मान लेते कुल मिला के n और μ मान लेते इसको पूरा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू प्राप्त होगा दोनों के लिए क्या प्राप्त होगा, फिक्स वैल्यू इसके लिए प्राप्त होगा। तो इससे क्या निकलता है कि आप देखिए अगर ये कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है तो आपको अब इसको हम इधर ले चलते हैं, n निकाल लेते हैं या फिर मात्रक निकाल लेते हैं। चलिए आंकिक वैल्यू निकाल लेते हैं, आंकिक वैल्यू आपका हो जाएगा कांस्टेंट बटे μ, इसको 1 ले लेते हैं अभी के लिए। इसका मतलब हो गया कि n जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा μ, 1/2 से रेसिप्रोकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया? मैंने कहा कि कोई भी भौतिक राशि जो होगा वो होगा आंकिक मान इंटू मात्रक, आंकिक मान गुना मात्रक। जैसे अभी हम इसको लिखे थे आंकिक मान उसका मात्रक। तो हम लोग मान लिए कि x कोई भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, इतने सारे भौतिक राशि है, तो कोई उनमें से कोई भी एक भौतिक राशि हम लोग ले लेते हैं। x कोई एक भौतिक राशि है और उसके लिए देखिए कि जब x भौतिक राशि है तो हम लोग दो अलग अलग मात्रक को लिए, एक μ1 मात्रक और μ2 मात्रक। दो सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम होते हैं, यूनिट अलग अलग होते हैं, तो दो अलग अलग यूनिट लिए, एक μ1 उस पर आंकिक मान n1 है और μ2 पर आंकिक मान n2 है। तब जब हम पहला कंडीशन में पहला केस में जब हम इसको दर्शाएंगे भौतिक राशि को तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू आंकिक मान यानी कि n1 और मात्रक जो कि आपका μ1 है। और दूसरे कंडीशन में सेम वही हो गया, भौतिक राशि सेम है, वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, दोनों में एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग यूनिट से।
और ये आपका क्या हो गया, x बराबर कोई कंडीशन होगा फिर से n2 और μ2 हो जाएगा। अब देखिए बाबू, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों तो इक्वल चीज़ है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों को इक्वल करते हैं। अब देखिए ये कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर ही होगा, मात्रक भी एक फिक्स्ड चीज़ है अभी, तो जाहिर से बात है इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, मान लेते कुल मिला का अभी n और n म्यू आ गए, और इधर भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो कांस्टेंट वैल्यू इससे अगर हम लोग आंकिक मान को निकालते हैं तो कांस्टेंट अपन 1, कांस्टेंट 1 ले लेते हैं अभी, ठीक है नहीं, इकाई से यही तुलना किया जाता है, तो आपका n इक्वल टू आ जाता है बाबू, n इक्वल टू कांस्टेंट अपन यू या फिर 1/μ आ जाता है। यानी कि नंबर जो है, आंकिक मान जो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। दैट मीन्स जो आंकिक मान होगा मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इससे थोड़ा समझने का प्रयत्न करोगे कि क्या निष्कर्ष निकलता है। ये जो आया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, थोड़ा ऊपर रफ कर देते हैं, आपका रिजल्ट आ गया आपका जो रिजल्ट आया कि आंकिक मान n इक्वल टू, सॉरी डायरेक्ट लिख रहे हैं, का रेसिप्रोकल के समानुपाती। इसका मतलब साफ साफ है कि यदि हम मात्रक को बढ़ाएंगे तो आंकिक मान घटेगा, अगर आंकिक मान को घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। कुल मिलाकर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। 1 kg एक बड़ा मात्रक है, kg एक बड़ा मात्रक है, SI मात्रक है इसका, SI यूनिट इसके बारे में बताएंगे, SI मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है, MKS मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। और इसी को हम लोग और एक चीज़ भी वो व्यक्त करते हैं, एक 1 kg को हम लोग कहेंगे 1000 ग्राम। ध्यान से देखिए, ये बड़ा मात्रक है, इतना तो आप लोगों को ज्ञात है, हम लोग इसीलिए द्रव्यमान के मात्रक को ही बात कर रहे हैं क्योंकि सबको ये ज्ञात है, छोटे से छोटे बच्चे को भी ज्ञात है। और ये हो गया ग्राम। इसमें देखिए यूनिट जो है आपका मात्र यूनिट जो है बड़ा है और इसमें यूनिट जो है छोटा है, यूनिट इसमें बड़ा है, ग्रेटर देन है, और इसमें लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन है और इसमें लेस देन है, छोटा है। तो जैसे ही देखिए यूनिट जब बड़ा है तो उसका आंकिक मान को देखिए 1 है, और जब हम लोग यूनिट छोटा लिए, मात्रक को छोटा लिए बाबू, तो देख लीजिए आंकिक मान कितना 1000 गुना हो गया, यानी कि बढ़ गया। इसका मतलब वही ये आपका निष्कर्ष दे रहा है ये फार्मूला कि जो आंकिक मान होगा वो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती किसके होंगे, मात्रक के। यानी कि मात्रक जितना बड़ा आंकिक मान उतना छोटा। यही बात देखिए, मात्रक जितना बड़ा आंकिक मान उतना छोटा, 1 है, और मात्रक जितना छोटा आंकिक मान उतना बड़ा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि अलग अलग दो मात्रकों में किस प्रकार तुलना करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग मात्रक बढ़ाते हैं तो आंकिक मान घटते जाते हैं। और इतना आप लोग दुकान गए हो तो उतना तो समझ में आता ही होगा। तो मात्रक तो समझ गए कि मात्रक क्या है। अब हम लोग थोड़ा कुछ भौतिक राशि के बारे में बात करते हैं। इसको मिटा के उसका डिफिनेशन लिखते हैं। थोड़ा पहला टॉपिक में लिखना बहुत ज़रूरी, और लिखने वाला टॉपिक ही है पहला वाला भाग, उसके बाद उतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए नहीं लिखते हैं, आप लोगों को बता दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ जाओगे, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। अब अभी तक हम लोग भौतिक राशि जैसे शब्द को इस्तेमाल कर रहे थे। तो भौतिक राशि अगर कोई पूछता है कि भौतिक राशि क्या है, तो आप लोग कहिएगा वो सारे पदार्थ, वो सारे चीज़ें जिसको हम लोग माप या तोल सकते हैं, माप तोल सकते हैं, उसको भौतिक राशि कहते हैं बाबू। इतना तो समझ में आ गया, उसको लिखने का जरूरत नहीं होगा कि भौतिक राशि वो सारे पदार्थ है या वो सारे वस्तु है जिसको हम लोग तोल माप सकते हैं, उसको भौतिक राशि कहेंगे।
भौतिक राशि को हम लोग दो भागों में, ये देखिए अभी हम लोग भौतिक राशि कर रहे हैं, वहाँ भौतिक मात्रक या राशि दोनों एक ही साथ हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि मूल जैसे अभी हम लोग भौतिक राशि जो है, ये भौतिक राशि को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। भौतिक राशि को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है मूल मात्रक या मूल राशि, भौतिक राशि बोल लीजिए, वही होगा। इसको मात्रक भी हम लोग बोलेंगे, एक ही साथ हो जाएगा। मूल मात्रक, मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, तो एक ही बात है, उसी में हम लोग ले लेंगे, उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। और एक होता है व्युत्पन्न राशि, और एक होता है व्युत्पन्न राशि या मात्रक कह लीजिए, और एक होता है व्युत्पन्न राशि या मात्रक कह लीजिए। तो भौतिक राशि हम लोग दो भागों में बांट देंगे, एक क्या हो जाएगा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो हम लोग एक एक करके दोनों को समझेंगे कि मूल भौतिक राशि क्या होते हैं और व्युत्पन्न राशि क्या होते हैं। तो इसको हम रब करते हैं और फिर आपको समझाते हैं एक एक करके। मूल मात्रक या मूल राशि, मूल राशि तथा मात्रक कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ये हो गया आपका मूल राशि तथा मूल मात्रक। तो मूल राशि में क्या हो जाएगा बाबू, इसमें 7 आते हैं, अभी बताएंगे, डिफिनेशन भी बताएंगे। मूल राशि में ये हो गया राशि, भौतिक राशि, राशि माने अभी भौतिक राशि समझिए, और इधर हम लेते हैं मात्रक, मात्रक, और इसका चिन्ह भी यहीं पे लिख देंगे। तो मूल भौतिक राशि 7 होते हैं। पहला द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप या तापमान कह लीजिए, ताप हो गया, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और 7वां हो जाएगा आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसको द्रव्य भी बोला जाता है, पदार्थ को ही द्रव्य बोलता है, द्रव नहीं, द्रव्य, द्रव्य की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा, राशि में भी आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 राशि होते हैं मूल भौतिक राशि। इन 7 को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि। लेकिन यांत्रिकी में बाबू, मैकेनिक्स में ये 3 मूल भौतिक राशि होते, और बाकी जैसे कल बताए थे आप लोगों को कि इसका विद्युत धारा वाला टॉपिक आ जाएगा, उष्मागति का थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आ जाएगा, उसके अंतर्गत ये 4 आते हैं। तो कुल मिला के आपका 7 मूल भौतिक राशि होते हैं। कितना भौतिक राशि होते हैं, 7 मूल भौतिक राशि 7 होते हैं। क्या क्या होते हैं, एकदम इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और द्रव्य की मात्रा, मतलब पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक को देखते हैं, मात्रक इसका किलोग्राम हो जाता है, किलोग्राम। इसका सिंबल केजी होता है, आपको पता होगा। लंबाई का मीटर हो जाता है, मीटर होता है, इसका सिंबल आपका एम हो जाता है। समय का सेकंड होता है, सेकंड, समय का क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है, ऐसे लिखते हैं। और तापमान का हो जाता है केल्विन, इसको के कोई थीटा लिखता है, तब के लिखते हैं हम लोग। याद रखना केल्विन का मात्रक तापमान का मात्रक या ताप का मात्रक होगा केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, एसआई यूनिट में केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है,
एम्पियर, उसको ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को। और ज्योति तीव्रता का हो जाता है बाबू कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाता है? कैंडेला। ये आप लोग नया सुन रहे होंगे, कैंडेला। अभी बताएंगे ये ज्योति तीव्रता क्या होता है, इसको स्मॉल CND से डिनोट किया जाता है कैंडेला का। और द्रव्यमान का मोल होता है, आपको पता है ये, लिखते हैं इसको, और तिल वाला मोल मत लिख दीजिए। तो आपका मूल भौतिक राशि ये 7 होते हैं। कि ये मूल भौतिक राशि इसको क्यों कहते हैं? इन 7 को मूल भौतिक राशि इसलिए कहते हैं कि ये एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये इसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता आपको नहीं है। द्रव्यमान अकेले खुद में स्वतंत्र है, खुद में वो हीरो है, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। लंबाई खुद में है, समय खुद में है, तापमान खुद में है, विद्युत धारा खुद में है, ज्योति तीव्रता खुद में, और द्रव्य की मात्रा जो है वो खुद में स्वतंत्र है। वो उसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की हमें आवश्यकता नहीं पड़ते हैं, इसलिए इसको मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक या मूल राशि कहते कह लीजिए। अगर डिफिनेशन आप लिखेंगे मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं, या जो खुद में स्वतंत्र रूप से अपने आप से व्यक्त होते हैं, उसको हम लोग मूल भौतिक राशि कहते हैं। और मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो हम लोग मूल भौतिक राशि ये 7 होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। और इसके साथ साथ एक पूरक मात्रक होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, जो मूल राशि में नहीं आते हैं, उसको गिनती मत कर लीजिएगा। पूरक राशि होते हैं, वो होता है, ध्यान से इसको भी लिख लीजिए, पूरक राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पूरक राशि होते हैं मूल राशि के साथ साथ। एक हो जाते हैं आपका समतल कोण, या इसका सारा डिफिनेशन लिखाएंगे, समतल कोण क्या होता है, क्या नहीं। समतल कोण, इसका मात्रक हो जाता है बाबू, इधर मात्रक लिख देते हैं। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन होता है, इसको RD से सूचित किया जाता है। समतल कोण वृत्त के चाप के लिए जो बनता है, रेडियस समान होगा और इसका चाप जो समान होगा, तो इसके जो एंगल बनेगा इसी को क्या बोलते हैं? समतल कोण बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। अभी ये स्टेरेडियन हो गया एक्चुअली ये। और दूसरा होता है बाबू ठोस कोण, सॉलिड एंगल, इसको ठोस कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ठोस कोण। इसका होता है स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं। तो आपका 7 मूल भौतिक राशि, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपका याद हो जाएगा। 7 मूल राशि, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और द्रव्य की मात्रा या पदार्थ की मात्रा कह लीजिए। और इन मूल भौतिक राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। उसका मात्रक भी आपको लिख दिए हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन एंड विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और द्रव्य की मात्रा का मोल। और इसके के साथ साथ 2 पूरक राशि होते हैं, या पूरक मात्रक कह लीजिए इसको, पूरक राशि या पूरक मात्रक। पूरक भौतिक राशि के मात्रक को ही पूरक मात्रक कहेंगे। तो उसमें 2 होते हैं, एक समतल कोण होते हैं जिसका नाम होता है, जिसका मात्रक होता है रेडियन, और एक होता है सॉलिड एंगल या ठोस कोण कह लीजिए, उसका होता है स्टेरेडियन। तो आप ये समझ गए होंगे कि मूल मात्रक और पूरक मात्रक क्या होते हैं। और याद रखिएगा ये 3 को होता है मैकेनिक्स में, यांत्रिकी भौतिकी में हमारे 3 ही मूल मात्रक है, ये 3। अभी हम लोग इसके लिए जो बीमा डायमेंशन निकलेंगे तो इसी 3 का उपयोग करेंगे, डायमेंशन फार्मूला निकलाएंगे इसका, तब हम लोग इस 3 का, द्रव्यमान, लंबाई और समय, और ये पूरक मात्रक हो गया। अब हम लोग अभी बताए थे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो व्युत्पन्न मात्रक को थोड़ा समझते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है।
व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है बाबू कि ये मूल भौतिक राशि का जो हम लोग अभी बताएं 7 होते हैं, उसके मदद से ये बनते हैं। उसके सहायता के बिना, मूल भौतिक राशि के सहायता के बिना जो है ये जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है उसको नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पर बात करेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग वेग का नाम सुने होंगे, वेग या चाल कह लीजिए आप, दोनों के लिए क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, कि अभी जो लंबाई बताइए हम लोग लंबाई को, तो ये लंबाई दूरी है भाई, है कि नहीं, यही तो दूरी है। मान लो कि आयत बनाए, ध्यान से इसको सुनो, हर जगह इसका अप्लाई होगा। यह लंबाई होता है इसका, और ये बेटा चौड़ाई होता है। ये लंबाई जो है ये तो दूरी ही है। लंबाई क्या है, दूरी है। एस, ये बिंदु ए से बिंदु बीच की दूरी, डिस्टेंस है। और उसी प्रकार ये मान लीजिए यहाँ से है, तो ये चौड़ाई भी क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। तो ये सारे लंबाई में आएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारे बात को हम लोग लंबाई में ही रखेंगे। दूरी, कुल मिला के दूरी होगा। समझ गए। तो थोड़ा इसको देखिए, वेग कैसे व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो ये दूरी क्या है बाबू, मूल भौतिक राशि है। ये तो मूल राशि है। समय क्या है, ये भी मूल राशि है। आप कहिएगा मूल राशि है सर जी, ये देखिए। अब देखिए, ये तो दोनों मूल राशि है। तो इन दोनों मूल राशि से मिल के आपका एक राशि बना, एक क्वांटिटी बना, जिसको हम लोग चाल कहते हैं या वेग कहते हैं। जब सरल बताएंगे चाल और वेग एक ही कब होते हैं, तब इसको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि। समझ गए। और एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ले लीजिए भाई, क्षेत्रफल ले लेते हैं। इजी है ये समझने में। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई। सबके लिए क्षेत्रफल यही होता है, हालांकि उसका रूप बदल जाता है, जैसे वृत्त वगैरह में पाई वगैरह आ जाता है, लेकिन वास्तव में वो लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है। लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें भी देखिए, चौड़ाई क्या है बाबू, दूरी है। चौड़ाई क्या है, ये तो दूरी है, मूल राशि है। ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस है, ये भी मूल राशि है। लंबाई क्या है, ये भी मूल राशि है। अब इन दोनों मूल राशि से मिलके एक नया राशि बना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि बना, यूनिट। ये जो क्वांटिटी बना आपका बाबू, एरिया, वो क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। ये क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा, भौतिक राशि। और इसके मात्रक का अगर बात कर लेते हैं, तो इसके मात्रक को कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। इसके मात्रक को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम इसका निकालेंगे मात्रक वेग के लिए, वेग के लिए ध्यान दो, कैसे मात्रक निकालेंगे, सारे व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे ही निकालेंगे। ये हो गया बाबू वेग, दूरी बटे समय। दूरी का क्या हो जाता है, मीटर, और समय का क्या हो जाता है बाबू, सेकंड। क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक, ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई है। क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई के लिए क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई के लिए भी क्या होता है, मीटर। तो क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये
अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि भौतिक राशि क्या होता है, मूल भौतिक राशि क्या होता है, पूरक राशि क्या होता है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होता है। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। फिर कल मिलेंगे इसका अगला भाग लेकर।